सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को, और ये प्रश्न आपके पवन सीरीज के। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके रजन सीरीज और पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस को मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप उनको देख लीजिएगा। और आपके पवन सीरीज के भी बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो असि अस्थ अस्थ, तो इसको मैं पढ़ करके बताती हूँ। अस्ति अस्तः सन्ति, असि अस्थः अस्थ, अस्मि अस्व अस्मः। तो यही होता है अस धातु लट लकार। 2023 में देखिए पूछे हुए प्रश्न है सब। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊष्म संज्ञक वर्णों की संख्या को बताते हुए उन वर्णों का भी उल्लेख करिए। तो ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं या ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तीनों श और ह, यही 4 वर्ण है ऊष्म व्यंजन। तो तीनों श और ह, श श स और ह। क्वेश्चन नंबर 3 है, 100 उदाहरण वृद्धि संधि विधायक सूत्र का उल्लेख करिए। तो वृद्धि रेची, ठीक है, वृद्धि रेची यही होता है इसका फॉर्मूला वृद्धि स्वर संधि का। क्वेश्चन नंबर 4 है, 18 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या एकोनविंशति भी कहते हैं, और 20 को तो 20 कहते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीतांबर शब्द का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो दोस्तों पीतांबर का जो समास विग्रह होता है, पीत है अंबर जिसका, अर्थात पीतांबर, ये किसके लिए प्रयोग होता है? भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है। और इसमें कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, अभिता परिता शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभिता परिता में होता है द्वितीय विभक्ति। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ग्रामम अभिता वनम अस्ति, यानी कि गांव के पास क्या है? वन है। और परितः मतलब चारों ओर, नगरम परितः जलम अस्ति, नगर के चारों ओर क्या है? जल है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो नदी, नद्यो, नद्या। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर देखिए सब 2022 में, यहाँ पर आप देखिए पूछे हुए प्रश्न है, 19 संख्या को संस्कृत में क्या लिखते हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्नों में भी बार बार पूछता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी बार बार पूछता है। तो 19 संख्या को संस्कृत में हम एकोनविंशति या ऊनविंशति कहते हैं, ऊनविंशति। क्वेश्चन नंबर 9 है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा, कहीं भी अगर आपको ये शब्द मिलेंगे तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, किसी भी वाक्य में अगर ये शब्द मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पठ धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष के रूप लिखिए। तो पठतु पठताम पठन्तु या पठतात पठताम पठन्तु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, चौमासा में कौन सा समास है? तो चौमासा यानी कि 4 मास, चौ मतलब चौमासा, चौराहा, तिराहा, नवरत्न, नवरात्रि, पंचवटी, इन सभी में होता है द्विगु समास, जहां पर भी आपको संख्या दिखेगी। इसके अलावा और जितने हैं इसमें द्विगु और जो बहुब्रीहि समास है दोनों होते हैं। कुछ हैं जिनको अभी आगे मैं बताऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्री धातु का लृट लकार का रूप लिखिए। तो करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप 1 नंबर में ये पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है, याद रखिएगा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुस्वार और अनुनासिक का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए अनुस्वार में जैसे धर्मम धनचर, धर्मंचर, यहाँ पर देखिए बिंदु लगा है। और अनुनासिक में दिक धननाथ, दिंगनाथ। तो अनुनासिक में जब हम बोलेंगे तो इसमें नाक से स्वर निकलता है, नाक से, इसीलिए अनुनासिक वर्ण होते हैं। जैसे इसीलिए अनुनासिक का एग्जाम्पल है दिंगनाथ। जैसे अंग, या, अड़ा, न, म, ये सब जहां आते हैं वहां पर अनुनासिक वर्ण अपने आप वो बन जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है वांगमयम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो वाक धन मयम, वांगमयम अनुनासिक व्यंजन संधि है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है वाणी के कितने रूप हैं? तो वाणी के 4 रूप बताए गए हैं, परा, पश्चंती, मध्यमा और वैरवरी। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं वर्णमाला में, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 18 है हा का उच्चारण स्थान क्या है? तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जन यानी कि आ का, क वर्ग का, क ख ग घ और ह का और विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं ट वर्ग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ हो गया क वर्ग का, तालु हो गया च वर्ग का, मूर्धा हो गया ट वर्ग का। तो ये मूर्धा हो गया। फिर देखिए च वर्ग का भी पूछा है क्वेश्चन नंबर 20 में। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालब या तालु, दोनों एक ही है, चाहे तालु लिखिए चाहे तालब लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। तो याद रखिएगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये अगर आप याद रखोगे तो नहीं भूलेगा। क का कंठ, च का तालु, ट का मूर्धा, त का दंत और प का ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं त, थ, द, ध, न से प्रारंभ शब्दों का उच्चारण स्थान क्या है? तो अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है और प का क्या है? ओष्ठ है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? दंत। क्वेश्चन नंबर 23 अशुद्ध उच्चारण का कोई एक कारण बताइए। तो माता पिता तथा परिवारजनों का अशिक्षित होना, या फिर बच्चे कि जीवा में या जीभ में कोई विकार हो जिसके कारण वह सही से नहीं बोल पा रहा है, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा है, उसको परिवेश नहीं सही मिल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं संधि के कितने मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? जो संधि होती है उसके मुख्य रूप से कितने भेद हैं, या संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 भेद लिखा हुआ है, केवल भेद ही पूछा है, नाम नहीं पूछा, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया इतना ही। क्वेश्चन नंबर 25 है गुण संधि किसे कहते हैं? तो ह्रस्व और दीर्घ अ या आ के बाद यदि छोटी ई, छोटा ऊ, रील, री में से कोई भी स्वर आता है तो इन स्वरों के स्थान पर ई की जगह पर ए हो जाएगा, ई की जगह पर ए हो जाएगा, ऊ की जगह पर ओ हो जाएगा, री की जगह पर अर हो जाएगा और री की जगह पर अल हो जाता है। तो उसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे रमा, धन, ईशा, तो ये हो जाएगा रमेश। तो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 26 है व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो जहां किसी व्यंजन का किसी बाद वाले व्यंजन वर्णों के साथ मेल होता है तथा परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जहां विसर्गों के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से कोई विकार होता है तब वहां पर विसर्ग संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद हैं दोस्तों। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, इसके अलावा द्वंद्व समास और द्विगु समास, ये टोटल 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है द्वंद्व समास क्या है? तो दोनों, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों का संबंध जोड़ने के लिए हम च का प्रयोग करते हैं कि पितरौ, माता च पिता च। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों ही पद, जैसे माता पिता, भाई बहन, राम कृष्ण, राम लक्ष्मण, इस तरीके से सीता राम, इस तरीके के जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बीच में हम इस तरीके से चिन्ह लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोकी, इसके अलावा त्रिलोकी दोस्तों दोनों ही, त्रिलोकी कॉमन है, द्विगु भी होगा और बहुव्रीहि भी होगा, क्योंकि त्रिलोकी भगवान शंकर के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया है नवरत्न, तिराहा, चौराहा, पंचवटी, नवरात्रि, ये सब आप याद रखिएगा। यही सब द्विगु समास के एकदम एग्जाम्पल हैं जो जिसमें संख्या आती है। क्वेश्चन नंबर 32 है समास का क्या अर्थ है? समास का अर्थ ही होता है संक्षेप। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर एक समस्त सार्थक स्वतंत्र शब्द बने तो उसे ही हम समास कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 है कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो जो सामासिक पद विशेषण विशेष्य एवं उपमा उपमेय से मिलकर बनते हैं वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे कि नील कमलम, नीला कमल, चरण कमल, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको, विद्याधनम, ये सब कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है तत्पुरुष समास क्या है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियां लगती हैं, इसका विग्रह विभक्ति के अनुसार ही किया जाता है, जैसे कि राजपुत्र, विद्यालय, इन सभी में तत्पुरुष समास होता है। देवालय। क्वेश्चन नंबर 35 है बहुब्रीहि समास क्या है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन ये किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, यानी कि ये कोई तीसरा अर्थ देते हैं। बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें वो पद कोई तीसरा अर्थ देता है, जैसे कि दशानन अर्थात रावण की बात हो रही, 10 है आनंद जिसके अर्थात 10 है सिर जिसके अर्थात रावण, चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात भगवान शिव, इस तरीके से। ठीक है, चतुर्मुख 4 है मुख जिसके अर्थात भगवान ब्रह्मा, ऐसे है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 36 है बहुब्रीहि समास के कितने भेद हैं? तो बहुब्रीहि समास के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। क्वेश्चन नंबर 37 है नय धन अकय में कौन सी संधि है? तो नय धन अकह नायकय होगा और इसमें अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 38 है अवनीशा में कौन सी संधि है? तो अवनी धन ईशः, अवनीशः होगा, यानी कि बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई ही बनेगा तो दीर्घ संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 39 है महेशा में कौन सी संधि है? महाधन ईशः, महेशः होगा तो इसमें गुण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 40 है देवालय में कौन सी संधि है? देवधन आलय, तो इसमें अ और आ मिलकर के आ बनेंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 है वसुधैव में कौन सी संधि है? तो इसमें वृद्धि संधि होगी, आप ए की मात्रा देख करके ही समझ जाएंगे कि इसमें वृद्धि संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 42 है पित्रे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो पित्रे चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, पितृ शब्द रूप में। क्वेश्चन नंबर 43 है राजन का राज्ञ रूप किस विभक्ति में बनता है? तो ये चतुर्थी विभक्ति में बनता है। राजन शब्द रूप आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं नदी शब्द का नद्याः रूप किस विभक्ति में बनता है? तो दोस्तों ये बनता है पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों में बनता है, याद रखिएगा। नद्याः बार बार एग्जाम में पूछता भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में दोनों में ही ये आता है, प्रथमा एक वचन में। क्वेश्चन नंबर 45 है रामाणाम रूप किस विभक्ति व वचन का है? तो रामाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 46 है धेनौ का विभक्ति और वचन बताइए? तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्वेश्चन नंबर 47 है गुरुवे किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो गुरुवे चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, पितृ शब्द रूप में पितु, षष्ठी विभक्ति एक वचन में पितु होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है राज्ञ किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 50 है भगवान किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्वेश्चन नंबर 51 है क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे ही हम क्रिया कहते हैं, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये सब क्रिया ही तो है। क्वेश्चन नंबर 52 है धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पठ, गम, हस इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 53 है भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? तो भू धातु लोट लकार में जो प्रथम पुरुष बहुवचन होगा वो भवंतु होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है अस धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन क्या होगा? तो यहाँ पर अस नहीं भू दोस्तों होना चाहिए था, ये भू धातु है। तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावय, भविष्यामा। तो यहाँ पर भू धातु होना चाहिए था, तो भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष में भविष्यति होगा। लिट लकार है यानी कि ये है भविष्य काल में। क्वेश्चन नंबर 55 है गम धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन का रूप क्या होगा? तो गम धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन में गच्छेयम होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है पट धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप क्या होगा? तो मध्यम पुरुष एकवचन में पठेय होगा।
क्वेश्चन नंबर 57 है, पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान विष्णु, तो ये बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पितरों में कौन सा समास है? तो माता च पिता च भी आपने देखा है, इसमें द्वंद्व समास है, दोनों ही पद प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 59 है, त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो वह द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 60 है, राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो रामश्च कृष्णश्च द्वंद्व समास है। तो इस तरीके से दोस्तों आगे भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, राजपुरुष में कौन सा समास है? तो राजपुरुष में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 62 है, हरिहरों में कौन सा समास है? तो हरिश्च कृष्णश्च यानी कि द्वंद्व समास है, इसमें भी राम कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 63 है, नीलांबर में कौन सा समास है? तो दोस्तों नीलांबर में बहुब्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में कारक 6 माने जाते हैं। कर्ता कर्म च करणे च संप्रदाने तथा च अपादाने अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्, यानी कि 6 कारक ही बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में 8 है। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका पार्ट 1 मैंने पढ़ा करके खत्म कर दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। अगर आपको 8 के 8 विषयों की नोट्स, क्लासेस, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी सारे के सारे बहुविकल्पी, सारे अति लघुत्तरीय, सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपको वहां पर मिलेंगे। ये सब आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। हमारे ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप फोन करिए, चाहे आप इसके अलावा आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय